आदाब, मैं मीनाक्षी शोरान हाजिर हूँ दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात FATF यानी फाइनेंशियल टास्क फोर्स और इंडियन कंसर्न्स की करेंगे। दरअसल FATF ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग का वॉचडॉग है जो दुनिया भर में टेररिज्म के लिए इस्तेमाल होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखता है। हमारे समाज के लिए सबसे सीरियस कंसर्न ये है कि आज की साइंसी तरक्की के इस दौर में भी हमारे मजहब, सिविलाइज या सभ्य समाज का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो दहशतगर्दी कह लें या उसे टेररिज्म कह लें, वही बना हुआ है। आए दिन ऐसी वारदातें हमारे मुल्क में भी और दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं उन हिस्सों में भी होती रहती हैं और जो इंसानी ज़मीर है एक तरीके से वो हिलकर रह जाता है इस तरह की वारदातों से। ये एक ऐसा चैलेंज है जिसने पूरी दुनिया के इंसानी समाज को खौफ के साए में जीने पर मजबूर कर दिया है। इंसानी खून की प्यासी दहशतगर्दी और इसकी सोच ने किसी को भी नहीं बख्शा है, चाहे वो समाज का गरीब, मजबूर और बेसहारा इंसान हो या फिर वो दुनिया का कोई सिविलाइज्ड और ताकतवर मुल्क हो। दहशतगर्दी के हमले से आज कोई जगह बाकी नहीं है। शहरों के गली कूचे से लेकर बाजार तक, सरहदों तक अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे जाबाज सिपाही तक इस दहशतगर्दी के शिकार हैं और इन नापाक इरादों से इबादत गाहें तक भी महफूज नहीं हैं, तो आप इसके खौफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे हालात में उस अजीम ह्यूमन वैल्यूज़ और ट्रेडिशन का क्या होगा। इन्हीं सवालों पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। IDSA में रिसर्च फेलो कर्नल विवेक चड्ढा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। और प्रदीप सिंह गौतम, आप IRS हैं, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैं और IDSA में रिसर्च फेलो भी हैं। आपका भी सर हम वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं। चड्ढा साहब, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगी और पहला सवाल मैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं FATF पर, ये एक तरह का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है लेकिन इतना ही नहीं है। इसकी बहुत सारी सीमाएं होंगी, इसकी बहुत सारे कंसर्न होंगे, इसकी अलग तरह की फंक्शनिंग होगी। बहुत टेक्निकल ना जाते हुए आप हमारे व्यूवर्स को इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बताएंगे? देखिए, मोटे तौर पर मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक बहुत भिन्न प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है। एक इंटरनेशनल बॉडी है, मल्टीनेशनल बॉडी है और इसके अंदर मेंबर देश हैं कुछ इसके कार्यक्रम में एक्चुअल हिस्सेदार हैं और बाकी मेंबर कंट्रीज़ हैं। उसके अलावा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ देशों से शुरू हुई 1989 में ये ऑर्गेनाइजेशन आज एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन, प्रीमियर बॉडी मानी जाती है एज अ, जैसे शब्द का आपने बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, वॉचडॉग के तौर पर 2-3 मुख्य चीज़ों के लिए। उनमें से मेरे विचार से, मेरे जहन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है टेरर फाइनेंस के खिलाफ लड़ाई के लिए, दूसरी है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और तीसरी एक्टिविटीज़ जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के तौर पर आ जाती हैं, चाहे वो ड्रग से उसका लेना देना हो या किसी भी और चीज़ से लेना देना हो। क्योंकि ये देखा गया है समय में जब हम इसका इवैल्यूएशन करते हैं कि ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड हैं। आज की डेट में FATF के अंदर 39 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसके अलावा जो उसका हिस्सा हैं, GCC है उसके अंदर और यूरोपियन कमीशन है। इसके अलावा कुछ ऑब्जर्वर भी इसके अंदर हैं जो कि इसका हिस्सा बनते हैं, जिसके अंदर फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं, बहुत अहम दुनिया की फाइनेंशियल बॉडीज़ हैं जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, ये इसका हिस्सा हैं। और जो इसका रोल है वो बहुत ही क्रिटिकल रोल है और वो ये है कि आप गाइडलाइंस क्रिएट करते हैं जो कि एनफोर्सेबल नहीं है लॉ से, मगर वो गाइडलाइंस एक तरह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गोल्ड स्टैंडर्ड बन गई हैं, जिससे कि आपके स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जाते हैं, आपके प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, आपके रूल्स रेगुलेशंस को मॉनिटर किया जाता है और ये किस प्रकार से किया जाता है उसके लिए आप एक म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट बनती है जिसके अंदर टेक्निकल एक्सपर्ट्स आते हैं, हर देश के अंदर जाते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं हर पहलू का, जिससे कि उसके स्ट्रक्चर्स और प्रोसीजर्स के बारे में पता चले और उसकी फिर एक रिपोर्ट निकलती है जिसमें आपकी खामियां देखी जाती हैं। वो टेक्निकल पैरामीटर्स पे हो सकती हैं और एनफोर्समेंट से रिलेटेड हो सकती हैं कि आप उन पैरामीटर्स को एनफोर्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके सर, और आपसे प्रदीप जी मैं जानना चाहूँगी, देखिए हम ऑब्जर्वर 2006 में बन गए और अक्टूबर 2010 में हम इसके मेंबर बन गए,
लेकिन मैं आपसे जो जानना चाहती हूँ कि एक तो हमारा वहाँ पर होना वो हमारे कंसर्न को शो करता है, अलावा इसके हमारी और कौन कौन सी बॉडीज़ या किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग होती है कि हमारा वहाँ पर होना वो हमारे कंसर्न को किस तरीके से डिफाइन करता है? देखिए, जैसा कर्नल साहब ने बताया कि ये 11 मेंबर से 1989 में चालू हुई थी और ड्रग ट्रैफिकिंग से इसका प्राइमरी कंसर्न ड्रग ट्रैफिकिंग था। आगे चल के फिर ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और फिर टेरर फाइनेंसिंग 9/11 के बाद ये टेरर फाइनेंसिंग में आ गई। अब है क्या कि ये बेसिकली एक इनफॉर्मल बॉडी की तरह चालू हुई थी। इट्स नेचर ऑफ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जिसमें उसके मिनिस्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं और ये टास्क फोर्स थी। अब 2010 में आके हम फाइनली इंडिया उसका आई थिंक 36 या 37 मेंबर बना। ओके, अब इशू ये है कि अगर ये एक जो भी आपका रेगुलेटरी मैकेनिज्म है फिनेंस का वर्ल्ड में, तो या तो हम रूल टेकर हो सकते हैं या रूल गिवर हो सकते हैं। तो जो हमारी साइज है उसके हिसाब से तो 2010 क्या अच्छा था, 2010 में हम बन गए। तो 2010 से हम आ गए और 2010 से हम फुल टाइम मेंबर हैं और थ्रू एपीजी जो रीजनल बॉडी है उसके थ्रू हम एफएटीएफ से एसोसिएटेड हैं। तो आज की डेट में जो हमारा प्राइमरी कंसर्न है अपार्ट फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग विच इज टेरर फाइनेंसिंग, जो पाकिस्तान से काफी आ रहा है, तो उस खतरे को, उस थ्रेट को हैंडल करने में एफएटीएफ काफी हमारे कंसर्न को एक तरीके से एड्रेस करने के लिए एक अच्छी बॉडी है। एपीजी उसका क्या रोल है और वो कैसे हम उसके थ्रू वहाँ पर हैं और उसकी फंक्शनिंग वहाँ पर किस तरीके से है? क्या उसको लेकर भी कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि हम वहाँ पर उस तरीके से अपने आप को रख सकते हैं? देखिए, जो एफएटीएफ की फंक्शनिंग है वो ये जो एफएटीएफ लाइक रीजनल बॉडीज कहते हैं, तो उनके थ्रू ये एसोसिएटेड रहता है। तो ये डायरेक्टली एफएटीएफ हमसे डील नहीं करता। अच्छा। तो वो क्या है, जैसे अगर पाकिस्तान या इंडिया का, जिसको जैसे कर्नल साहब ने बताया, म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट बनती है, लगभग वो हर 10 साल में होता है। तो जैसे अभी 4th म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट चल रही है, पाकिस्तान का 2019 में वो हो गया है, 2020 में कोविड-19 की वजह से हमारा डिफर हो गया है, इंडिया का 2020 में शेड्यूल्ड है वो। तो ये जो म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट है एमईआर जो है वो एपीजी ही करती है और वो हमको हमारी कमियों को बताती है, कन्फ्रंट करती है, उन देशों से जवाब लेती है। उसको पूरा समझने के बाद जो प्लेनरी मीटिंग्स होती हैं एफएटीएफ की, वहां पे ये सारी बॉडीज की ये रिपोर्ट्स वहां पे टेबल की जाती हैं और वहां पे इस पे डिस्कस करके फिर अडॉप्ट करते हैं और एफएटीएफ फिर फाइनल उस पे एक व्यू लेती है कि अब इस पे करना क्या है। ठीक है सर, मैं चड्ढा साहब आपसे जो समझना चाहती हूँ वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए दुनिया का हर मुल्क टेररिज्म का शिकार है और लेकिन हम ये बात कहने भर की नहीं है, हम ये जानते हैं क्योंकि हमारा तो पड़ोस ही ऐसा है और उसमें बाकायदा चाहे आप एफएटीएफ ले लीजिए या जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने एक तरीके से आइसोलेट करने की कोशिश की है, लेकिन बावजूद उसके उस तरह की लगाम लगाई जा नहीं पाई है। ये हमारे लिए कितना बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है क्योंकि बार बार सबसे ज़्यादा जिस बात की बात होती है वो फंडिंग ही है और इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बावजूद उसके ना उस फंडिंग पर ब्रेक लग रही है ना वो रुक पा रही है और उसका जो असर है वो हम अपने जानी कीमत एक तरीके से अदा करते हैं। हमारे सरहद पर भी जवान जाते हैं, हमारे सिविलियंस भी मारे जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है कि देखिए जो एफएटीएफ की कार्रवाई है कई देशों के लिए ये एक एकेडमिक कंसर्न है या फाइनेंशियल कंसर्न है केवल, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो सकता है, मगर कुछ देश हैं जिसमें मेरे विचार से भारत का शायद सबसे ऊपर ही नाम होना चाहिए, जिनका एक डायरेक्ट कंसर्न है क्योंकि हम विक्टिम्स हैं टेररिज्म के। और जो एफएटीएफ के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं, जो पहलू उसमें उभारे गए हैं, उन सब पहलुओं का एक नकारात्मक असर हमारे ऊपर हो रहा है। हमारे जैसे और भी देश हैं, जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान है जो पाकिस्तान के विक्टिम्स हैं टेररिज्म के। इसीलिए आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमारे लिए ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा कंसर्न है। और अगर आप देखेंगे कि पिछले 2, 3, 4, 5 साल में विशेष तौर पर टेरर फाइनेंसिंग को लेकर हर मेजर इंटरनेशनल इवेंट में जब भी हमारे किसी प्रतिनिधि ने भाषण दिया है या देश के अंदर जब इसकी बात होती है टेररिज्म की, तो टेरर फाइनेंस की बात ज़रूर हो रही है। और सिर्फ हमारे ही नहीं, हमारे जो मित्र देश हैं, जो एक जैसी सोच विचार वाले देश हैं, उनका सबका एक कंसर्न बन गया है। अब इशू ये आता है कि ये क्यों नहीं रोक पाए हैं हम और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको रोकने में। देखिए, जब तक एफएटीएफ का एक
मेजर तौर पर उभर के नहीं आई थी, तो एक प्रिंसिपल बॉडी जो थी वो आपकी यूएन थी और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल उसके अंतर्गत उसके ऊपर देखती थी। और हमें सबको मालूम है कि यूएन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो परमानेंट मेंबर्स हैं और जो उनकी वीटो है वो मददगार भी साबित हो सकती है और वो नेगेटिव रोल भी प्ले कर सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली इस केस के अंदर, और हमने ये अपने अगेन हमारे से डायरेक्टली रिलेटेड है क्योंकि मसूद अजहर जैसे और बाकी जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन और उनके लीडर्स हैं उनके खिलाफ एक्शंस को ब्लॉक किया जा चुका है एक मेजर इंटरनेशनल बॉडी में। तो एक ये कारण था कि जो आपकी इंटरनेशनल बॉडीज हैं जहां पर मेजर कंट्रीज उन एक्शंस को ब्लॉक कर पाती थी। अब बात आती है FATF की। देखिए FATF एक इवॉल्विंग सिस्टम रहा है। FATF का हमने FATF की एवोल्यूशन की बात भी की है। शुरू में जब इसके पैरामीटर्स बने थे और इसकी रिकमेंडेशन भी बनी थी, उसकी जो तवज्जो थी, जो फोकस था, वो टेरर फाइनेंस पे कंपैरेटिवली कम था। मगर 9/11 के बाद वो फोकस अब बढ़ा है, और सिर्फ फोकस ही नहीं बढ़ा है जो कि आपकी रिकमेंडेशन के अंदर जाहिर होता है। अब इनफैक्ट रिकमेंडेशन थी, पहले स्पेशल रिकमेंडेशन थी, उसके बाद उसको मिलाकर एक कर दिया गया था। मोर इम्पॉर्टेंटली उन्होंने क्या किया है कि पहले ज़्यादातर वो आपके टेक्निकल पैरामीटर्स की ओर देखते थे, मगर इम्प्लीमेंटेशन की ओर उतनी तवज्जो नहीं थी उनकी। अब क्या हो रहा है कि टेक्निकल पैरामीटर्स तो आपके देखते हैं, वो ज़रूरी है, मगर कहीं ज़्यादा उसका जो एम्फेसिस है वो इम्प्लीमेंटेशन पे आ गया है। अगर हम देखें कि इसका असर पाकिस्तान पे क्या हुआ है या टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में क्या हुआ है, रुकी नहीं है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर मेरे विचार से दिन पर दिन पाकिस्तान के लिए ये उनको समझाना मुश्किल होता जा रहा है कि हाफिज सईद बाहर क्यों घूमता है, मसूद अजहर पैसा क्यों कलेक्ट कर पाता है, जिस तरह से हवाला से पैसा भेजा जाता है वो सिस्टम अभी भी क्यों चल रहा है, जिनको यूएन ने प्रिस्क्राइब किया है वो आदमी सड़कों पर क्यों घूम पाता है। अब जब वो जवाब देना पड़ रहा है उनको और यहाँ पर कोई वीटो पावर नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत कठिन हो गया है। और मेरे विचार से पिछले 5-6 साल में एक मेजर इंप्रूवमेंट हुई है जो पैरामीटर्स थे उनके ऊपर, और जो लगाम है वो कस जरूर दी गई है, मगर रोका नहीं गया है, मगर कसी जा चुकी है, और इसके अंदर और तरीके हैं जिससे कि इसको और स्ट्रांग बनाया जा सकता है। बिल्कुल, और वो लगाम कसी जा रही है, वो चाहे हम अपनी डिप्लोमेसी के लिहाज से देख लें या जिस भी इंटरनेशनल फोरम पर हमारे मुल्क को, हमारे किसी भी नुमाइंदे को मौका मिलता है, तब हम इस बात का पुरजोर एक तरीके से बुलंद आवाज़ में कहते हैं कि हम किस तरीके से विक्टिम हैं। बार बार पाकिस्तान जिस तरीके से हमारे ऊपर न सिर्फ सीज़ फायर का उल्लंघन करके हमारे सरहद पर नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आतंक की फैक्ट्री जिस तरह से वहाँ पर चलती है। यूएन में जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर का संबोधन हुआ वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसमें फिर से उन्होंने टेररिज्म का जिक्र किया। तो ये कुल मिलाकर FATF तो एक संस्था है, यूएन का सर ने भी, चड्ढा साहब ने भी जिक्र किया, वो क्योंकि एक तरीके की बड़ी और उसमें ज़्यादा देश शामिल हैं, वो एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो वैसे में कितना इंपॉर्टेंट होता है एग्रेसिवली इस बात को बार बार कहना कि देखिए हम टेररिज्म के विक्टिम हैं और हम हर कोशिश कर रहे हैं कि हमको विक्टिम ना बनाया जाए, हर प्लेटफॉर्म पर उसको कहना, बावजूद उसके कि उधर कोई असर होता हम नहीं देखते हैं। देखिए, अपने बात को रखना और मजबूती से रखना तो ज़रूरी है ही, और ये भी कहना उतना सही नहीं होगा कि असर नहीं हो रहा, उसका असर भी हो रहा है। अगर आप जैसे हाफिज सईद के केस को देखें तो ये बॉम्बे का जो, मुंबई का जो कांड हुआ था, उसके बाद ये 2008 में 1267 जो अलकायदा वाली लिस्ट है यूएन की, उसमें ये दिसंबर 2008 में इनके साथ और इनके जो एसोसिएट्स थे इनको लिस्ट कर दिया गया था 1267 वाली जो UNSCR 1267 की जो लिस्ट है। अब पाकिस्तान को जो उसका म्यूचुअल इवोल्यूशन रिपोर्ट 2009 की आई, तो उसमें लगभग वही इश्यूज हैं। उस समय भी उसको वही कहा गया था कि आपको टेरर फाइनेंसिंग रोकनी होगी, और आपको ये जो बैंड लोग हैं, प्रोस्क्राइब्ड लोग हैं 1267 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से, इनके ऊपर आपको नकेल कसनी होगी, और इनके जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे जमात-उद-दवा जो जितने आसानी से पैसा उठा लेती हैं, उस पर आपको रोक रखनी होगी। 2011 में इसी बात पे वॉर्न किया गया, पाकिस्तान नहीं माना। 2012 में उनको ग्रे लिस्ट में डाला गया। 2012 से लेकर 15 तक लगातार उनको यही कहा गया कि आप सुधर जाओ, आप ये, और उसी चीज को हाईलाइट किया गया। 2015 में फरवरी 2015 में वो ग्रे लिस्ट से बाहर आया, और 25 जनवरी 2015 की डॉन की रिपोर्ट है, वो ये कहती है कि हाफिज सईद ने एक भाषण दिया और उसमें कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, ये नाटक जो है 6 साल से चल रहा है बैन करने वाला, और हमारा काम चलता रहेगा, हम ऐसे ही ऑपरेट करते रहेंगे। इस भाषण के बाद भी 1 महीने के बाद FATF ने उस समय पे
जो भी हुआ हो, एक बार उनको वार्निंग देकर और पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करके कि 1267 पे वो बेहतर काम करेगा, निकाल दिया। लेकिन उसी FATF ने 2018 में फिर से उसको अंदर डाला और इस बार वो एक तरीके से ज्यादा एडवांस्ड और रेगुलर मॉनिटरिंग में है। उसको डेट टाइमलाइंस कम मिल रही हैं और उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार दिक्कत ज्यादा है भी, क्योंकि 12 से 15 के बीच में अगर आप देखेंगी तो वो भी उतना हल्ला नहीं करता था। 18 के बाद से इस बार वो भी ज्यादा हल्ला करने लगा है। तो अगर आप उसको भी देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारे चिल्लाने का और हमारे अपने बात को पुरजोर तरीके से रखने का मतलब तो निकलता ही है। राइट। और अच्छी बात है अगर मतलब निकल रहा है और अगर हम किसी भी तरह से उसके ऊपर दबाव बना पा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके भी, जिसका आपने पहले जिक्र किया कि रिकमेंडेशन का आ जाना वो एक बात है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाना वो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। क्योंकि हम अदरवाइज भी किसी भी कंट्री में बात कर लें तो क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस का, लॉज का बन जाना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, लेकिन अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है तो फिर उसका बनने का कोई एक तरीके से कोई फर्क नहीं रह जाता है। तो वैसे में पाकिस्तान को आप कहाँ पर देख रहे हैं? वो कैसे बारंबार बच जाता है? 2015 के बाद फिर से वो अपना ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाता है, 2018 में फिर आता है, और अगर उसके ऊपर अब किसी भी तरह का थ्रेट आप महसूस कर रहे हैं तो वो क्या है और उसके लिए कितना बड़ा ये चैलेंज है? देखिए, 2015 में जैसा बताया वो इसलिए आया क्योंकि हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पाकिस्तान में ये अश्योरेंस दी गई थी कि देखिए हम वचनबद्ध हैं, जो हमने बोला है इस बारे में उस पे हम पूरा एक्शन लेंगे। और ये जो इंटरनेशनल बॉडीज़ होती हैं उनको सिविलाइज कंट्री से बातचीत करने की और उनसे तालमेल रखने की आदत होती है। पाकिस्तान जैसी कंट्री से आमतौर पर वो आदत होती नहीं है और ये सोचा जाता है, समझा जाता है कि भाई हेड ऑफ स्टेट जब कुछ बोल रहा है तो उस बात की कोई वैल्यू होगी। अब ये हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट है या वो एक प्यादा है किसी का, ये चीज़ जो है ये एक पेचीदा सा एक सवाल है जो कि कंट्रीज़ पाकिस्तान से डील करती हैं, उनको तो मालूम है, मगर इंटरनेशनल बॉडीज़ को समझते हुए मेरे विचार से समय लगा है और पाकिस्तान के केस में ये हुआ भी है। दूसरा मेरे विचार से एक फैक्टर ये था कि ये लगा कि शायद अगर इनको एक मौका दिया जाएगा तो ये अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे, वो नहीं हुआ है। तो आप उस लिहाज से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मेरे विचार से जो अब फर्क आया है वो ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन का जोर था पहले इतना नहीं था जितना आज की डेट में है। अगर आप उनके रीसेंट प्रेस रिलीज देखेंगे FATF के हर मीटिंग के बाद, हर 4 महीने के बाद जो आते हैं, उसके अंदर विस्तार में दिया होता है कि देखिए हमें अभी भी आप में ये कमी पाई है। और जिस भाषा का प्रयोग किया गया है FATF के अंदर पाकिस्तान के बरखिलाफ, वो किसी देश के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है। देखिए, हम जिस चीज़ को हम गाली गलौज की भाषा कहते हैं वो एक सभ्य तौर पर गाली गलौज की ही भाषा है जो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल की गई है और उसमें साफ धमकी दी गई है कि अगर आप ये नहीं करते तो आपको हम आगे की कार्रवाई करेंगे, जो कि ब्लैक लिस्ट की और उसको लेकर जाती है। इज इट पॉसिबल? इट इज़ फीजिबल, बट आई एम नॉट वेरी होपफुल। और उसकी वजह ये है कि ग्रे लिस्ट में ये एक्चुअली एक पेपर कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पेपर कर रहे हैं इस विषय के ऊपर, तो इसमें ज़्यादा ये रोशनी डाल सकेंगे कि ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट का जो खाई है बीच की, उसको पार करने में FATF को बहुत तकलीफ हो रही है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, उसके टेक्निकल पैरामीटर्स ये दे देंगे। बहुत सालों तक ये बात चलती रही कि देखिए पाकिस्तान की ओर से टेररिज्म आ रहा है, आपके पास एक हाथ पर डिप्लोमेसी थी और दूसरे हाथ पर कन्वेंशनल वॉर थी। कन्वेंशनल वॉर आप करना नहीं चाहते थे या नहीं कर पाते थे न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से, और डिप्लोमेसी आपका काम नहीं कर रही थी। मगर इन दोनों के बीच में आपके पास और कोई चारा नहीं था। मगर जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई 2016 की और उसके बाद 2019 में जब बालाकोट की स्ट्राइक हुई, तो पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गई कि भाई ये जो डिप्लोमेसी और इसके बीच की जो खाई है ये पार कर ली गई है और कई ऐसे ऑप्शंस अब हिंदुस्तान के पास हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप देखेंगे उसके बाद कोई मेजर टेरर स्ट्राइक नहीं हुई है। तो आई थिंक इसमें अंदर भी जो FATF की जो कार्रवाई है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रिजिंग दिस गैप व्हिच आई थिंक ही विल बी एबल टू आपसे जानते हैं प्रदीप जी, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि अब ब्रिज तो देखिए पार करना ही था और वो अगर हम पार कर रहे हैं तो ये हमारी एक तरीके से हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन बावजूद उसके भी ग्रे और ब्लैक की जो दूरी है, ये क्या
मुश्किल रहती है किसी भी FATF जैसी संस्था के लिए कि उनको इस तरीके से ले आया जाए, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए शायद ये बहुत ही मुश्किल दौर रहता होगा, और लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान है तो क्या वो इतना इसको तवज्जो नहीं देना चाहता है, या उसको वो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कि शायद वो अभी भी इधर तो ग्रे से भी बाहर निकल जाएगा और वो ब्लैकलिस्ट तो कम से कम होने से बच जाएगा? देखिए, जो FATF की लिस्टिंग है उनके पास 3 लिस्ट है, वाइट, ग्रे और ब्लैक। राइट। अब अगर ग्रे और ब्लैक को हम समझें तो 40 रिकमेंडेशंस हैं, उस पर अगर आप फेल करते हैं, और ऐसा नहीं कि आप एक पे फेल कर गए तो आपको ग्रे में डाल दिया जाएगा। अगर कुछ क्रिटिकल रिकमेंडेशंस हैं और उनको ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा फेलियर हो रही है कि आपको मॉनिटरिंग में लेना पड़ेगा, बेसिकली ग्रे का मतलब है कि आप मॉनिटरिंग में एक तरीके से चले आते हो, पीरियोडिक मॉनिटरिंग होती है आपकी, तो आपको ग्रे में डाल देंगे। लेकिन अब जब आप ग्रे में आ जाते हो तो ग्रे में आज की डेट में 21 देश हैं, उसमें बर्बेडस भी है, मॉरिशस भी है, आइसलैंड भी है और पाकिस्तान भी है। अगर आप 21 का नाम पढ़ेंगे एक और से सिलसिलेवार तरीके से तो आपको लग जाएगा कि पाकिस्तान अलग से उसमें थोड़ा सा चमकता हुआ आपको दिखेगा, और ऐसा आपको लगेगा कि ये शायद किसी अन्य कारणों से आया हो बाकी लोगों को छोड़ के। अब ब्लैक में सिर्फ 2 देश हैं, नॉर्थ कोरिया और ईरान। तो अब ये लिस्ट देखते के साथ ही आपको लग जाएगा कि ब्लैक में ईरान और नॉर्थ कोरिया हैं, और ग्रे में आपके पास बारबेडस और आइसलैंड भी हैं। तो ये आपको देख के लगेगा कि ये दूरी बहुत ज्यादा हो रही है कवर करने की। अब एक 2008 का मेडलिन ऑलब्राइट का स्टेटमेंट है, उन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल माइग्रेन कहा था। तो आप ऐसे कह लें कि आप कोई भी आदमी, मतलब लोग अवॉइड करते हैं कि माइग्रेन को आप ट्यूमर में ना बदल दें, क्योंकि ब्लैकलिस्ट में डालने का ये मतलब है, नॉर्मली ब्लैकलिस्ट में FATF उनको डालता था, उनकी जो कंसिडरेशन है कि जैसे कर्नल साहब ने बताया कि वो एक टर्म यूज करते हैं कि वी हैव गॉट कमिटमेंट्स फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट या पॉलिटिकल कमिटमेंट। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जब PM के लेवल पे किसी से अगर कमिटमेंट ले लेते हैं तो एक सभ्य लोग ये मानते हैं कि अब आप कर दोगे उस काम को, और लगभग यही तरीका FATF का पाकिस्तान के जैसे सबके साथ रहता है, पाकिस्तान के साथ भी रहा। लेकिन जहां पे एक तरीके से आप थोड़ा ये कह सकते हैं कि FATF की भी लर्निंग हुई पिछले 5-10 साल में कि एक हाइब्रिड गवर्नमेंट में पॉलिटिकल कमिटमेंट का क्या मतलब निकलता है। राइट। कि अब ये तो बहुत बड़ा इशू है कि जैसे पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी पॉलिसी जिसको कहते हैं, उसके बारे में वहां की गवर्नमेंट कंपिटेंट नहीं रहती है ज्यादातर कि वो कोई एश्योरेंस दे सकें, क्योंकि वो तो पार्ट आर्मी और ISI कंट्रोल करती है, इसको वो एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। तो वहां पे आप अगर मान लीजिए उनके प्रधानमंत्री से कोई कमिटमेंट ले लेते हैं तो उनकी अपनी क्या कैपेसिटी है, जिनको खुद लोग कहते हैं कि वो प्रॉक्सी की तरह लाए गए हैं नवाज शरीफ साहब को हटाने के लिए। राइट। यही इशू वहां पे जैसे डॉन लीक्स करके एक कांड हुआ था, बड़ा फेमस कांड है कि जब वो नवाज शरीफ साहब ने PM के तौर पे कह दिया था आर्मी को कि आपको सुधरना पड़ेगा, हमें सुधरना पड़ेगा, नहीं तो ये समस्या बढ़ जाएगी। तो वो डॉन लीक्स करके और एक तरीके से यही कहते हैं जुडिशरी सारे लोगों ने मिलकर इलेक्शन हरवा के उनको निकलवा दिया। तो ऐसे लेवल पे जहां पे आपको ये लगता है कि कोई प्रॉक्सी में प्रधानमंत्री को भी होस्ट कर सकता है, तो वहां पे अगर आप प्रधानमंत्री से बात करके कमिटमेंट ले भी लें तो क्या, लेकिन ये जो कमी थी उसको धीरे धीरे FATF अभी समझ गई है। Right. अब क्या है, वो ये कहते हैं कि देखिए आज भी आप सोवरेन कंट्री में बात तो सबसे ऊपर से ही करेंगे, लेकिन आज अब FATF ने ये कहा है कि आप हमें ये डिलीवरी दें, लेकिन डिलीवरी देते समय भी उनको ये दिक्कत हो रही है कि उनके पास ग्रे और ब्लैक के बीच में रास्ता नहीं है। तो वो थोड़ी चूड़ी तो लगा सकते हैं, जैसे कि IMF से पैसा चाहिए पाकिस्तान को, तो IMF क्या कहेगी कि वो शरायत वो जोड़ देगी कि FATF वाले काम को भी आपको मानना पड़ेगा। राइट राइट। लेकिन ब्लैकलिस्ट में क्या होता है कि वो आपकी मॉनिटरिंग चालू हो जाती है सीधे सीधे, आपके हर ट्रांजैक्शन को, जिसको IFIs कहते हैं, उनको दे दिया जाता है। तो आप पैसे नहीं उठा सकते, LC नहीं खोल सकते, हर रेमिटेंस भेजोगे तो मतलब वो आपको बहुत समस्या बढ़ जाती है। तो वो काम तो ग्रे लिस्ट में नहीं हो रहा है। और ये जो अंतर है ग्रे से ब्लैक का, ये शायद FATF को भी समझना पड़ेगा, खासतौर पे पाकिस्तान को देखते हुए कि उसका क्या तरीका निकाला तो कुछ वॉयलेट या कुछ डार्क ग्रे टाइप कुछ बीच में डालना पड़ेगा, जो वो उससे थोड़ा सा शायद कोई चेक एंड बैलेंस हो पाए। लेकिन हमारे लिए तो कंसर्न वही है ना सर, कि हम तो टेररिज्म नहीं चाहते हैं, दुनिया का कोई मुल्क टेररिज्म नहीं चाहता है, लेकिन क्योंकि हमारी तो सरहद मिलती है तो हमारे लिए चैलेंज और बढ़ जाता है। इन्हीं के लोग जाकर 9/11 भी करके आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ की जो स्थिति है वो एकदम अलग है। लेकिन हमारा तो चैलेंज डेली बेसिस का है ना एक तरीके से। तो अगर वो ब्लैकलिस्ट में डलवाना है पाकिस्तान को, तो हम किस कंडीशन में है, या जो क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी आजकल जिस तरीके से मूव कर रही है, तो हम बाकी देशों का समर्थन लेके आर वी इन दैट सिचुएशन कि हाँ हम उसको कम से कम उस एक फिक्स में ला पाएँ कि
either you stop this or you will face repercussions. देखिए, इसके लिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि FATF के अंदर डिसीजन मेकिंग कैसे होती है। Okay. अनलाइक अ लॉट ऑफ अदर बॉडीज़, FATF के अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कंसेंसस से लिए जाते हैं। यानी जब आपकी फाइनल प्लेनरी होती है उससे पहले आपसी बातचीत होती है, इवैल्यूएशन होती है, रिपोर्ट्स की इवैल्यूएशन जो होती है, उनकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, और एक सर्वसहमति बनती है कि भाई ये एक्शन हमें लेना है या नहीं लेना है। वहाँ ये भी नहीं है कि देखिए मेजॉरिटी से डिसीजन ले लिया कि भाई अमेरिका आपके साथ है, फ्रांस आपके साथ है, UK आपके साथ है, और लाइक माइंडेड कंट्रीज़ आपके साथ हैं जिनको टेररिज्म से सीरियस इश्यूज़ हैं, और वो सब मिलके बोले कि भाई देखिए हम 30 देश हैं, तो अगर इसमें कुछ देश हैं जो टाल मटोल इसमें कर रहे हैं तो भी हम उसके ऊपर हावी हैं, ऐसा चलता नहीं है वहाँ पर। यू नीड दैट काइंड ऑफ कंसेंसस फॉर दैट डिसीजन मेकिंग। ना वो कंसेंसस हासिल करना कि किसी को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए, वो एक बहुत मुश्किल काम है। उसमें आप देखिए चीन जैसे देश में है, और अभी तो जो प्रेसिडेंटशिप है वो भी चीन के पास है FATF की। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेसिडेंटशिप की वजह से चीन रोक पाएगा, बट द फैक्ट रिमेन्स कि वो मुश्किल हो जाता है, और विशेष तौर पर तब जब एक देश आपको कमिटमेंट भी दे रहा है और कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट भी दिखा रहा है, मगर सिर्फ उतनी दिखा रहा है कि वो ब्लैकलिस्ट एस्केप कर सके। राइट। तो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी यही रही है कि वो केस भी दायर कर देगा, कुछ लोगों को वो जेल में भी डाल देगा, वो कुछ लॉज भी पास कर देगा, जैसे अभी हाल ही में उन्होंने किए हैं। वो इसलिए है ताकि वो अपनी प्रोग्रेस दिखा सकें, कमिटमेंट आपकी ऑलरेडी आई हुई है, और जब हर बार आप प्रोग्रेस दिखाते हैं तो किसी भी बॉडी के लिए ये मुश्किल हो जाता है बोलना कि अब आप सीधे ब्लैक लिस्ट में चले जाएं। Exactly. तो लॉजिकल उसका एक सोल्यूशन रहता है कि आपको ग्रे लिस्ट में रखकर और दोबारा आपको समय दिया जाता है। इसी वजह से जो बात की गई कि भैया जो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट का जो फासला है, इसको पूरा करने के लिए इसके बीच में कोई ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए या एक आपके पास ऑप्शन होनी चाहिए जिससे कि पाकिस्तान के जो नट बोल्ट हैं वो और थोड़े टाइट किए जा सके। जी, तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट पर मैं आप दोनों को ही शुक्रिया कहूँगी। बहुत शुक्रिया चड्ढा साहब, आप आए हमारे स्टूडियो में, वक्त निकाल कर आपने इतने इम्पॉर्टेंट इशू पर हमसे बातचीत की। बहुत शुक्रिया आपका। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, वक्त निकाल कर और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, और आप अपनी राय, आपके सजेशंस हम तक ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID हम आपको बता देते हैं, ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।